अस्सलाम वालेकुम। चलें तो आज हम छानबीन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और उसकी दुनिया की, जो मेरा पसंदीदा ऑर्गेनेल है। तो हम जल्दी से एक दफ़ा बात कर लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ताकि फिर आगे इस पर गहराई में बात कर सकें और देखें कि इसके अंदर क्या-क्या मौजूद है। तो फ़र्ज़ करें कि ये एक सेल है और ये एक यूकैरियोटिक सेल है और ये है सेल्यूलर मेम्ब्रेन। और जब भी यूकैरियोटिक का लफ्ज़ सुनाई देता है तो पहली चीज़ जो ज़हन में आती है वो होती है कि इस सेल का डीएनए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस में होगा। और ये बात बिल्कुल सही भी है। तो आएँ ये न्यूक्लियस बनाते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और यहाँ होगा डीएनए। याद रहे कि जब भी यूकैरियोटिक सेल की बात होगी तो इसमें सिर्फ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होगा, बल्कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी होंगे। और माइटोकॉन्ड्रिया सेल में मौजूद अहम तरीन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स में से एक माना जाता है, इसलिए अब मुझे यहाँ बना लेना चाहिए। ये मैंने यहाँ बनाया है माइटोकॉन्ड्रिया। अगर हम एक माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो हम इसे कहेंगे माइटोकॉन्ड्रियन। जब एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। और हमें इसके बारे में ये बात तो पता है ही कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को एटीपी का कारखाना कहा जाता है। मैं ये यहाँ लिखती हूँ, एटीपी फैक्ट्रीज। हमने एटीपी के बारे में पिछली वीडियोस में भी पढ़ा है और हम जानते हैं कि किस तरह एक सेल के अंदर एटीपी को क़ुव्वत या एनर्जी का अंबार माना जाता है। जब एनर्जी एटीपी की शक्ल में होती है तो इसको एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और इसमें जब फॉस्फेट ग्रुप टूटता है तो ये एनर्जी फ्राहम करता है और यही एनर्जी हमारा जिस्म या हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है सारी चीज़ें करने के लिए, सोचने से लेकर चलने तक। तो अब हम सोच सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी ज़रूरी और कितनी अहम चीज़ है एनर्जी या क़ुव्वत के लिए जब एक सेल को काम करना होता है। और इसलिए आपको कुछ जगहों की सेल्स में ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, जैसे कि मसल्स, क्योंकि मसल्स को बहुत सारी एनर्जी और क़ुव्वत दरकार होती है काम करने के लिए। इससे पहले कि हम माइटोकॉन्ड्रिया की बनावट के बारे में बात करें, थोड़ा इसके माजी में चलते हैं जो बहुत दिलचस्प है। अब हम जानते हैं कि सेल्स हयात या ज़िंदगी की बुनियाद है और जाहिर है ये बात सीधी हमें सेल थ्योरी से पता चलती है। लेकिन एक और आम और जानी मानी थ्योरी इस बारे में भी है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल में आए कैसे, और वो ये है कि एक वक्त था जब हमारे आबा व अजदाद या साबिक़ा माइटोकॉन्ड्रिया आज़ाद खुदसर हयातियात या ऑर्गेनिज़म्स थे, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स। तो ये नस्ल थी बैक्टीरिया जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, जो खुद से ज़िंदा रहते थे, क्योंकि शायद ये बहुत अच्छे थे एनर्जी या तवानाई पैदा करने में और दूसरी चीज़ों में भी। तो शायद एक मौके पर अगर हम इसको इर्तिक़ा या एवोल्यूशन की रोशनी में देखें तो जो हमारे आबा व अजदाद यानी एंसेस्टर सेल्स थे, इन्होंने अपने अंदर उतार लिया या कह लें कि इंजेस्ट कर लिया। और क्योंकि ये तवानाई और एनर्जी का ज़ख़ीरा थे और ग्लूकोज को भी अच्छी तरह प्रोसेस करते थे, इसलिए शायद सिम्बायोसिस के ज़रिए रहते हुए सेल्स में अपनी जगह बनाई एंसेस्टर माइटोकॉन्ड्रिया ने, या कह लें कि प्री माइटोकॉन्ड्रिया ने, और वो जीते रहे नेचुरल सिलेक्शन जैसे इर्तिक़ाई ख़याल की बुनियाद पर। और आज हम एक यूकैरियोटिक सेल को मुंसलिक करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इसमें मौजूद होने से। ये पूरा ख्याल कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहती है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर सिम्बायोसिस की मदद से, बहुत ही उलझा देने वाला ख्याल है, लेकिन मैं इस बात को बेहतर है कि यहीं पर छोड़ दूँ। अब मैं बनाने लगी हूँ इसका क्रॉस सेक्शन। मैं ये जितनी भी मेम्ब्रेन्स बनाऊंगी ये सब होंगी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स। अगर मैं यहाँ जूम इन करती हूँ या इसके करीब जाती हूँ या इसको करीब से देखती हूँ तो मुझे फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नज़र आएगी, जिसमें हाइड्रोफिलिक हेड्स बाहर की तरफ देख रहे होंगे और हाइड्रोफोबिक टेल्स का रुख अंदर की तरफ होगा। तो ये सब हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स, और ये सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर्स नहीं हैं, यहाँ बहुत किस्म के प्रोटीन्स भी मौजूद हैं। इस झिल्ली या मेम्ब्रेन में पूरी तरह नस्ब हैं। सेल्स खुद अपने आप में बहुत ही पेचीदा चीज़ है और सेल के अंदर मौजूद इसका ये हिस्सा जिसे हम ऑर्गेनेल कहते हैं, इसकी अपनी एक अलग बनावट और अलग खासियत है।
सेल्स में एंजाइम्स और प्रोटीन्स तो होते ही हैं, मगर सेल के अंदर मौजूद इन चीज़ों में भी अलग अलग एंजाइम्स और प्रोटीन्स पाए जाते हैं जो नस्ब होते हैं इनकी अपनी मेम्ब्रेन में। और इसीलिए जो कुछ भी हो रहा होता है ऑर्गेनेल के अंदर और बाहर, ये काबिल होते हैं इन तमाम चीज़ों को चलाने और संभालने के। माइटोकॉन्ड्रिया की बाहर वाली मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन्स पाए जाते हैं इन्हें कहते हैं पोरेंस। पोरेंस इनकी बनावट ऐसी होती है कि ये छेद बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी मेम्ब्रेन में, और ये सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया में ही नहीं पाए जाते। तो ये हैं पोरेंस। और पोरेंस, मज़ेदार बात यह है कि बड़े मॉलिक्यूल्स को खुद में से गुजरने की इजाज़त नहीं देते, लेकिन छोटे मॉलिक्यूल्स जैसे कि शुगर्स या आयंस को आराम से गुजरने देते हैं। और यही वजह है कि हमें मॉलिक्यूल्स और आयंस की बराबर मिकदार मिलती है मेम्ब्रेन की दोनों तरफ। याद रहे ये बाहर वाली मेम्ब्रेन की बात हो रही है। अब चलते हैं इनर यानी अंदर वाली मेम्ब्रेन की तरफ। ये बन गई हमारी अंदर वाली मेम्ब्रेन। ये 100% सही ड्राइंग में नहीं बना रही, लेकिन समझने के लिए जितनी अच्छी बना सकती हूँ बना लेती हूँ। तो ये है जनाब अंदर वाली मेम्ब्रेन। ये जो आपको तय नज़र आ रही है ये एक तय नहीं है, बल्कि बहुत सारी होंगी और होती हैं ताकि इसका सरफेस एरिया बढ़ सके। और इस इनर मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सरफेस एरिया बड़ा होगा तभी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का अमल इन मेम्ब्रेन्स में वजूद में आएगा। इन तहों का अपना एक नाम है। अगर हम इन सब में से एक तह की बात करेंगे तो इसको क्रिस्टा कहेंगे, क्रिस्टा। और अगर एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो कहेंगे क्रिस्टी। तो ये है अंदर वाली मेम्ब्रेन में मौजूद ये तह। और ये अंदर वाली मेम्ब्रेन भी बाहर वाली की तरह बनी है फॉस्फोलिपिड बायलेयर से। अब ये वाली जो जगह है जो कि है बीच में बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन के, ये जो दोनों के दरमियान में जगह मौजूद है, इसे कहेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। यहाँ पोरेंस की वजह से छोटे मॉलिक्यूल्स की तादाद या कॉन्सेंट्रेशन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में और साइटोसॉल यानी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर एक जैसी होगी। लेकिन क्योंकि अंदर वाली मेम्ब्रेन में पोरेंस मौजूद नहीं होते, इसलिए मॉलिक्यूल्स की तादाद मुख्तलिफ होगी। और ये ज़रूरी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के चलने के लिए, क्योंकि वो मुनहसर होती है दो तरफा हाइड्रोजन आयन ग्रेडियंट पर। और इस ग्रेडियंट को नीचे लाने में मदद देता है एक प्रोटीन जिसे कहते हैं एटीपी सिंथेज, जो बनाता है एटीपी। हम इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। अब वापस आते हैं माइटोकॉन्ड्रियन के दीगर हिस्सों पर। अंदर वाली मेम्ब्रेन में अंदर हमारे पास है ये यहाँ पर, इसे कहते हैं मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन्स की तादाद या कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, और ये ज़्यादा विस्कस या कह लें कि गाढ़ा होता है साइटोसॉल के मुकाबले में, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है। तो ये है मैट्रिक्स। जब हम बात करते हैं सेल्यूलर रेस्पायरेशन की, इसके बहुत सारे मराहिल होते हैं। हम बात करेंगे ग्लाइकोलिसिस की। ग्लाइकोलिसिस का अमल पेश आता है बाहर साइटोसॉल में, मगर इसके कुछ मराहिल जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है, ये होती हैं यहाँ मैट्रिक्स में। तो क्रेब्स साइकिल हो रही है मैट्रिक्स में, और जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, जो कि पैदा करती है एटीपी बहुत भारी मिकदार में प्रोटीन्स की मदद से, जो यहाँ क्रिस्टी में फैले हुए हैं। और यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात ख़त्म नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में एक मज़ेदार बात यह है कि जैसा कि हमने पहले बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत पहले आज़ाद ऑर्गेनिज़म्स या हयातियात थे, और जिस तरह इनकी नस्ल चलती आ रही है एक आज़ाद खुद मुख्तार ऑर्गेनिज़म के तौर पर, लाजमी है कि इनके अंदर किसी न किसी तरह की मालूमात, जीनियाती मालूमात या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होगी। और आज ये दरियाफ्त हो चुका है कि वाकई इनके अंदर अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। इनका अपना माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए होता है, और इनकी एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा कॉपियाँ या नकलें होती हैं। और इनका डीएनए बहुत ज़्यादा मिलता है बैक्टीरियल डीएनए से, और इनमें बहुत ज़्यादा मुमासलत पाई जाती है। और ये भी एक वजह है कि माइटोकॉन्ड्रिया के आबाओ अजदाद को, जो आज़ाद खुद मुख्तार ऑर्गेनिज़म्स के तौर पर रहते थे, इनका ताल्लुक था बैक्टीरिया से, या वो एक किस्म के बैक्टीरिया ही थे। ये यहाँ पर जो है ये है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए।
तो जो डीएनए मेरे और आपके अंदर मौजूद है वो न्यूक्लियस में तो है ही, मगर थोड़ा बहुत डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद है। और एक और दिलचस्प बात ये है कि हमारा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए या माइटोकॉन्ड्रिया हमें मिलता है हमारी माँ से, क्योंकि जब भी एक स्पर्म जाता है एक इंसानी अंडे या ह्यूमन एग के अंदर, तो स्पर्म में मौजूद ज़्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया घुल जाता है, या कह लें कि हज़म हो जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है। और क्योंकि एग में बहुत ज़्यादा तादाद होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसलिए वही डीएनए आगे चलता है जो ज़नाना एग और इसके माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद होता है। तो मेरे अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो मेरी अम्मी की तरफ से आया है। अब जैसा कि हमें पता है कि इसका अपना डीएनए है, और क्योंकि इसका अपना डीएनए है तो जाहिर है कि ये काबिल होगा अपना आरएनए बनाने के भी, अपने राइबोसोम्स भी। ये यहाँ मौजूद हैं राइबोसोम्स, लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया में मौजूद सारे प्रोटीन्स को नहीं बनाता। इनमें से बहुत सारे बनते हैं न्यूक्लियर डीएनए की मदद से, और वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर और फिर जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही मज़ेदार और दिलचस्प मौजू है। अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया के माइक्रोग्राफ को देखें, जो तस्वीर मैंने ये ऊपर बनाई है, इसके हिसाब से काफ़ी हद तक समझ में आएगी। ये क्रिस्टी की तही है यहाँ पर, और जब हम और बेहतर तस्वीर देखते हैं इसकी, ये तसव्वुर करने के लिए कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा है, तो इस तस्वीर में आप देखेंगे कि ये क्रिस्टी जो है ये सिर्फ सादी तहें नहीं है, और ये जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है ये जुड़ रही है मैट्रिक्स के साथ। बल्कि पता ये चलता है कि इसमें ये छोटी खंदकें जो जोड़ती हैं क्रिस्टी के अंदरूनी हिस्से को इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से। तो मैं चाहती हूँ कि आप सोचें इस बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया कितनी अहम और पेचीदा चीज़ है, क्योंकि जब भी हम इनके बारे में किताबों में पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें इनके बारे में सब कुछ पता चल गया और बस ये यहीं तक महदूद है, और यहाँ एटीपी बनता है। लेकिन अगर आप इसकी गहराई में उतरना शुरू करें और तहकीक करना शुरू करें तो ये बहुत ही पेचीदा है। अब ये जो मैंने खुद से तस्वीर बनाई है ये शायद आज के दौर में चले ही नहीं, बल्कि ये वाली ज़्यादा करीब है माइटोकॉन्ड्रिया की असल शक्ल के। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दाद दें इसकी तख्लीक की और बनावट की, और इसके बारे में पढ़ते रहें कि ये क्या क्या काम करता है और किस तरह हरकत में आता है।